गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रथम मिश्रा लेट्स टॉक स्टॉक्स पर। आज हम बात करेंगे एसबीएफसी फाइनेंस के बारे में। और एसबीएफसी फाइनेंस जो है एक बहुत ही सॉलिड कंपनी है। एक सिक्योर्ड एमएसएमई स्पेस में लेंडिंग करती है और जनरली इनके जो लोन साइजेस होते हैं ये 5 लाख से 30 लाख तक के लोन सेगमेंट में बेसिकली ये काम करते हैं। तो और हमारे पास पैन इंडिया में जो एमएसएमई अन सिक्योर्ड एमएसएमई में जो पैन इंडिया जो पूरे इंडिया में फैले हुए हों, ये मेजरली सिर्फ दो ही कंपनियां हैं। एक आपकी श्रीराम फाइनेंस है और दूसरी एसबीएफसी है। तो कल एसबीएफसी के रिजल्ट्स आए और एसबीएफसी की कॉन कॉल भी हुई। तो एसबीएफसी के कॉन कॉल में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें पता लगती हैं और एक एक हम बोलेंगे काफ़ी इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन होती है। काफ़ी डेटा पॉइंट्स, काफ़ी इकोनॉमी को लेके बातें होती हैं। तो एसबीएफसी फाइनेंस की कॉन कॉल एक काफ़ी अच्छी होती है और एक जो हम बोलेंगे इंटेलेक्चुअली सिमुलेटिंग कॉल होती है कि आपको काफ़ी जीडीपी के बारे में या देश में क्या चल रहा है, क्या आपकी क्रेडिट साइकिल किधर जा रही है, ग्रोथ किस मायने में हो रही है, उस सेंस में काफ़ी एक अच्छा हमें जानने या समझने को मौका मिलता है। तो अगर हम इनके बात करें कैसा ग्रोथ आया, तो ग्रोथ में इनमें ज़्यादा गेस नहीं करना रहता है एसबीएफसी फाइनेंस के बारे में। इनका एक गाइडेंस आता है कि 5 से 7% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये ग्रोथ करेंगे, विच रफली ट्रांसलेट्स टू अराउंड 26 to 30% क्वार्टर, 25 से 30% सालाना ईयर ऑन ईयर पे बात होती है। तो इस बार भी वैसे ही था, लगभग 30% का ग्रोथ हुआ, 29% 30 के बीच का सब चीज़ ग्रोथ हुआ। तो उस सेंस में कोई दिक्कत नहीं रहती, उस सेंस में पूरा ग्रोथ था। पर जो सेकेंड चीज़ होती है कि क्या इनकी जो लोन्स इम्प्रूव हुई या नहीं हुई, और अगर एक वर्डिक्ट कॉल हमें लेना हो कि कैसा रिजल्ट था, रिजल्ट अच्छा आया कि ख़राब आया, तो मैं बोलूँगा कि रिजल्ट एक न्यूट्रल टाइप से ही था। कुछ बहुत ही अच्छा नहीं था क्योंकि एक्सपेक्टेशन ही इन्होंने 5 से 7 या 30% की ग्रोथ बता के रखी है। और क्रेडिट और बाकी बात होती है, आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है एमएसएमई या कोई भी लेंडिंग स्पेस या एनबीएफसी में, कि ग्रोथ करना बहुत इजी रहता है कि आप सड़क पे जाके पैसा लेके खड़े हो जाओ, आपको आके लेके लोग चले जाएंगे पैसे। तो आप 100% दिन की भी ग्रोथ कर सकते हो। पर मेन बात होती है कि आपको पैसा रिकवरी लेनी है, तो पैसा कितना रिकवर होता है वो होती है मेन चीज़। तो वहीं पे मेन गेम आता है, पैसा वापस लेने का ही मेन चीज़ है। जैसा कि इनकी कॉन कॉल में भी बोला गया कि हमें पैसा कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे हम चाहते हैं कि कस्टमर आके हमें चीज़ें वापस करके चला जाए। तो उस हिसाब से आपको इसको देखना पड़ेगा। पर अभी तक जैसी चलती आई है, आईपीओ ये 2023 में लिस्ट हुए थे, 2023 में। और अगर मैं बता दूं तो मैं इसमें 2023 जब से आईपीओ के बाद से ऑलमोस्ट 2023 के आसपास से ही इसमें इन्वेस्टेड हूँ। तो फिर अगर हम वहाँ से अगर इसको देखें, तो अगर हम इसकी ग्रोथ देखें तो लगभग उसके पहले ये लगभग 40% का एयूएम इनका ग्रोथ होता रहता था। और अगर हम देखें एसबीएफसी की शुरुआत कहाँ से हुई, तो एसबीएफसी की शुरुआत जो हुई है वो एचडीएफसी के ही टॉप के असीम ध्रुव नाम था उनका, जो कि 20 साल लगभग 2 डेकेड एचडीएफसी बैंक में थे। तो उन्होंने ये चीज़ चालू करी थी और महेश दयानी जो है वो इन सब के पायनियर्स थे। और अगर हम इसमें देखें तो काफ़ी पी इन्वेस्टेड ग्रुप है इसमें, मतलब काफ़ी प्राइवेट इक्विटी फर्म्स भी इसमें लिस्टेड है। और अगर प्रमोटर्स देखें तो क्लेरमोंट ग्रुप जो है वो यूके का लगभग 53% इसमें इन्वेस्टेड है। और अगर आप और असीम ध्रुव और इनकी तो 3 से 1% ही है। तो लगभग देखें तो 57% प्रमोटर्स और फाउंडर्स के बीच बटा हुआ है। बाकी कई पी फंड्स हैं आपके, एसबीआई म्यूचुअल फंड 10% की होल्डिंग है उसके पास भी, मालाबार फंड्स के पास भी 4% है। तो एक काफ़ी अच्छे इन्वेस्टर्स भी इसमें घुसे हुए हैं। तो जनरली अगर हम एसबीएफसी फिनेंस के बारे में बात करें, तो एसबीएफसी फिनेंस जो है वो इन्होंने जब बुक चालू करी थी तो इन्होंने कार्वी से अपना पूरा लोन बुक्स का था वो उन्होंने ले लिया था 2017 में। और वहाँ से ये ग्रुप चालू हुआ था एसबीएफसी फिनेंस का। और वहाँ से जब ये चालू हुआ तो उसके बाद एक किस्म से इन्होंने स्टार्टिंग से अपना धंधा नहीं बनाया, पर एक बेस कैपिटल या बेस लोन बुक से इन्होंने ले लिया और वहाँ से इन्होंने चालू कर दिया। और जनरली ये 2008 में जो है वो मेप फिनसर्व के नाम से लॉन्च हुआ था, पर 2017 में इन्होंने कार्वी का लेके
धंधा इन्होंने चालू कर दिया था। पर ये एक बहुत ही बेसिक चीज़ था, हमें उससे उतना लेना देना नहीं है। पर जनरली इनका जो अगर हम बात करें तो ये जनरली 5 लाख से 30 लाख तक के लोन देते हैं, ये हमने आपको पहले ही बता रखा है। और अगर हम इनका लोन यील्डिंग देखें कि कितना ये कितने परसेंट पे लोन देते हैं, तो वो इनका काफ़ी हाई है। तो अगर आप देखें तो हाई यील्डिंग जो इसमें भी आप देखेंगे हाई यील्डिंग लोन सेगमेंट में काम करते हैं। तो लगभग अगर FY25 के टर्म में बात करें तो लगभग इनके जो लोन रहता है वो लगभग 17 से 18% पे लोन देते हैं। तो आप तो इनके जो क्लाइंट होता है वो लगभग 17 से 18% पे इनसे लोन ले रहा रहता है। तो आप देखें तो इनका जो यील्ड रहता है वो मतलब कितने में कॉस्ट ले रहे हैं और कितने में ये लोन बांट रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा रहता है इनका जनरली। तो एक वहाँ से इनको एक एडवांटेज बोले या जो भी बोले, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो वहाँ से इनको काफ़ी चीज़ें काफ़ी एक अच्छा बैलेंस बना के रखता है और एक काफ़ी यील्ड है। तो अगर हम इनको अगर हम जब देखें कि किस चीज़ में लोन बांटते हैं, तो अनसिक्योर्ड MSME, और अब इन्होंने गोल्ड लोन को भी देना चालू कर दिया, जो कि थोड़ा सा इन्होंने डाइवर्सिफाई करने के लिए किया है। पर इनकी लोन जो इनकी पूरी बुक है उसमें लगभग 83% इनका MSME लोन रहता है और 17% जो है वो इनका गोल्ड लोन का पोर्टफोलियो है। और उसके बाद फिर अगर देखें तो इनका अगर हम अंडर राइटिंग बात है कि कैसे लोन एसेस होता है, तो वो इनका फुल इन हाउस एसेस रहता है और ये बहुत डिसेंट्रलाइज सिस्टम रहता है। मतलब जो बंदा इनका जाके लोन या क्लाइंट से बात कर रहा है या लोन उठवा रहा है या उसको कन्विंस कर रहा है लोन लेने के लिए, वो बंदा अंडर राइटिंग नहीं करता है। तो आपको अपने ऑफिस इन ऑफिस में देना पड़ता है, वहाँ पे एक एसेस होता है सिस्टम, चाहे वो टेक्नोलॉजी के थ्रू हो, और 2 3 4 पैरामीटर से ये एसेस करते हैं लोन और उस हिसाब से देते हैं। तो एक किस्म से लोन देने वाला का वेस्टेड इंटरेस्ट इसमें मैच नहीं करता है कि अगर मैं क्लाइंट ढूंढ के लाऊं तो मैं इसको लोन दे दूं और मैं अपनी कमीशन बना लूं। तो वो वहाँ पे एक डिसेंट्रलाइज होता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो पूरा इनका जो पूरा सिस्टम जो है वो ऑपरेटिंग जो मॉडल है इनका वो पूरा इन हाउस ही है। और हमने जैसे आपको बताया कि इन्होंने 5 से 7% का रखा हुआ है, और जो इनका पैन इंडिया है, और ये एक ऐसी है जहाँ पे इनका एक रिस्क भी नहीं है, जोग्राफिकल कंसंट्रेशन रिस्क भी नहीं है। जोग्राफिकल कंसंट्रेशन क्या बोलते हैं, मान लीजिए अगर आप जोग्राफिकली एक जगह कंसंट्रेटेड है, मान लीजिए आप सिर्फ पंजाब में है, तो पंजाब में इस बार के फ्लड्स आए तो आपकी बुक पूरी खराब हो जाएगी क्योंकि लोन रीपेमेंट ही नहीं आ पाएगी। तो उस हिसाब से अगर हम इनको देखें तो लगभग 16 स्टेट्स और 2 UT में ये फैले हुए हैं। तो पूरा एक किस्म से एक हर स्टेट में है। तो ऐसा हमें देखने को नहीं मिलेगा कि अगर किसी स्टेट में बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत आ गई तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत मिल जाएगी। तो लगभग 16 स्टेट, 2 यूनियन टेरिटरी, 164 स्टेट्स में अगर हम देखें तो उस हिसाब से इनके लिए है। और उत्तर प्रदेश में इनकी काफ़ी ज़्यादा है, और उसके बाद फिर कर्नाटक में भी इनका बहुत ज़्यादा है। अब कर्नाटक में एक इशू हो गया इस बार। कर्नाटक में पिछले साल उन्होंने गार्डरेल लगा दिया। गार्डरेल में था कि एक मेज़र लेकर आई कर्नाटक गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस पास करके कि आपको अगर हमें कि आप अगर कोई लोन वापस नहीं कर रहे तो आप कोर्सिव मेजर नहीं ले सकते उन जो लोन वापस नहीं कर रहे। तो इसने थोड़ा सा जो लोन कलेक्टिविटी है उसने बहुत ही दिक्कत कर दी। और वो रीज़न हो जाता है कि अगर मैं लोन नहीं दे रहा हूँ, अगर मैं आपके पैसे वापस नहीं कर रहा हूँ, तो मैं बगल वाला भी जिसने आपसे लोन लिया है और आप मेरे अगेंस्ट कुछ कोर्सिव मेजर नहीं ले सकते, तो मैं बगल वाला भी लोन पैसा वापस क्यों करेगा। तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि उसके बाद अगर लोग आपको पैसा वापस लौटाएं या आप पैसा उनसे वापस इकट्ठा कर पाओ, तो वो वहाँ से हम देखते हैं कि एक थोड़ी सी दिक्कत होनी क्रिएट हो जाती है। तो उस हिसाब से हमने तो आपको अंडरराइटिंग एजेंट बता दिया, हमने आपको बता दिया कि कैसे कहाँ कहाँ ये लोन और किस हिसाब से इनका बिजनेस मॉडल है, उस हिसाब से देख सकते हो। और जो एक अच्छी बात है कि अगर हम कई NBFC आती है, NBFC का एक गोल्ड टेस्ट होता है, या कोई भी लेंडिंग कंपनी हो तो उसका एक जो बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है कि उसने कितनी साइकिल्स पार करी हैं। क्योंकि आज के दिन मैं ग्रोथ कर सकता हूँ, मैं लोन पैसे बांट सकता हूँ, पर जैसे ही वो साइकिल ख़राब होगी, और काफ़ी सिक्लिकल है, आप देखेंगे माइक्रो फाइनेंस भी कि जाती हैं कंपनीज लॉस में चली जाती हैं, उसके बाद कहीं रिकवर ही नहीं कर पाती हैं। तो ज़रूरी है कि आप पैसा इकट्ठा कर पाओ, आपने साइकिल्स देखी हों।
तो उस हिसाब से जैसे अभी पूना वाला था, तो पूना वाला ने 40, 50, 60% पे लोन बांटा। पर मेन चीज़ है कि इस धंधे में आप लोन बांट सकते हो, ग्रोथ लेना बहुत ईजी है। आप 100% डेली का भी ग्रोथ कर सकते हो। आपको जाके खड़े हो जाना है, पैसे बांट देने हैं और आपका 100% ग्रोथ आ जाएगा दिन का। पर पैसा आप इकट्ठा वापस ला पाओगे कि नहीं ला पाओगे, वो मेन चीज़ होती है। पर इन्होंने एक वो साइकिल देखी है, तो आप देखेंगे कि जब जैसी साइकिल खराब होती है, इनको का एक चीज़ बहुत ही अच्छा है कि ये अपनी लोन बुक को उस हिसाब से डीग्रो करने लगते हैं, ईयूएम अपना घटा लेते हैं और वो चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है। और वो चीज़ उन्होंने इस बार भी हमें देखने को मिली, जब पिछले साल 2024-25 में भी हमने देखा इन्होंने काफ़ी एक बैक सीट ले लिया। इन्होंने काफ़ी स्ट्रिंजेंट मेजर लगा दिए हैं कि हम कैसे उसको बांट पाएंगे या नहीं बांट पाएंगे। और वो 2025 में भी हमने इन्होंने देखा। फिर 2018 वगैरह में भी, शायद 2018 में भी ये दिक्कत आई थी, तब भी इन्होंने सबसे पहले अपने शटर डाउन कर लिए थे और एयूएम इन्होंने अपना घटा दिया था। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो काफ़ी प्रूडेंट ग्रुप है। और ऐसे ग्रुप में अगर आप पैसा लगाएं तो कम से कम आप चैन से सोच सकते हैं कि मेरे को 30% की एक ग्रोथ मिल रही है। अगर साइकिल बुरी जाएगी या एक साइकिल, क्योंकि ऑब्वियसली हर साइकिल कोई भी इंडस्ट्री हो या कोई भी सेक्टर हो, वो साइकिल में ही चलेगा। कभी उसका अच्छा फेज आता है, फिर उसके बाद नीचे ढलेगा, वो रात होगी, फिर अगले दिन सुबह होगी। तो वैसे ही चलता है, एक तरह की ग्रोथ आपको कहीं नहीं मिलती है। तो उस हिसाब से अगर आपके पैसा एक ऐसे ग्रुप में लगा हुआ है जो कि बहुत ही प्रूडेंट है, बहुत ही अच्छे से पैसा डिप्लॉय करता है, बहुत ही संजीदा है इस चीज़ों में, तो वो एक काफ़ी हेल्प करता है और काफ़ी एक पीसफुल देता है कि आपको उतना एग्रेसिव नहीं रहना है या चीज़ों में। तो और ग्रोथ भी इनकी 25 से 30%, और जिस सेगमेंट में ये ग्रो कर रहे हैं वहाँ पे भी लगभग 5 से 30 लाख वाले में जो ये सेगमेंट में ग्रो कर रहे हैं, तो इनका मानना है कि वहाँ पे ग्रोथ ही 24% की आ रही है और ये 30% का ग्रो कर रहे हैं। तो मेरे को एक एक्स्ट्रा मार्केट में रिस्क भी नहीं उठाना है कि अगर मार्केट 10% से ग्रो कर रही है और मैं 30% से ग्रो कर रहा हूँ, मतलब या तो मैं बहुत ही अच्छा कर रहा हूँ या मैं बहुत ही ज़्यादा रिस्क कर रहा हूँ। तो आई कैन गो बस्ट इन एनी ऑफ द केस। बट अगर मैं 25% से मेरी मार्केट भी ग्रो कर रही है, मैं 30% से ग्रो कर रहा हूँ, तो मतलब मैं एक अच्छे सस्टेनेबल मॉडल पे चीज़ें चल रहा हूँ। तो अगर हम थोड़ा सा इनकी बात करें तो ये था कि कैसे इन्होंने थोड़ा सा मॉडल इन्होंने बता रखा और कैसे किस जगह पे ये बिजनेस डील होता है। तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो ये इनका थोड़ा सा बिजनेस मॉडल था। अब अगर हम देखें तो कल इनकी अगर हम तो कल थोड़ा सा इनकी कॉन कॉल हुई थी और रिजल्ट आया था। रिजल्ट हमने आपको पहले ही बता दिया है कि 25 से 30% का पूरा इनका ग्रोथ आया था। और उस हिसाब से, और अगर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो 29% का एयूएम इनका ग्रोथ आया था, और जो 29%, और लगभग 10,000 करोड़ इसने अंडर एसेट अंडर मैनेजमेंट क्रॉस कर लिया। मतलब एक डिसेंट साइज की भी अब ये एनबीएफसी हो गई है, जहाँ 10,000 करोड़ हमने देख लिया है। उसके बाद फिर अगर हम देखें तो सिक्योर्ड एमएसएमई जो है वो इन्होंने, इनका जो लोन बुक है वो लगभग 29% इन्होंने बढ़ा दिया। हर बार जो इनका 5 से 7% का रहता है, पर जो डिस्बर्समेंट था कि कितने मैंने डिस्बर्स किया है, पैसे कितने लोगों को डिस्बर्स किया है, वो 21% ही बढ़ा है लगभग। और तो लोन बुक की जो हमने बात करी है, सिक्योर्ड एमएसएमई है, तो इनके पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी या कुछ रहता ही है, तो 83%, और लोन अगेंस्ट गोल्ड इनका 17% है। पर अब इन्होंने जो इस बार ही चेंज किया है, इन्होंने बोला कि कंडीशन थोड़ी डिफिकल्ट है, तो इन्होंने अब मैंडेट कर दिया कि 7 लाख के नीचे अब ये लोन नहीं दे रहे हैं, 7 लाख रुपए के नीचे। और अगर आपका सिविल स्कोर 700 के ऊपर है तभी ये लोन दे रहे हैं। तो अब इनका जो 88% जो एयूएम हो चुका है अंडर एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो पूरा ही 700 स्कोर के ऊपर था, हो गया है कि अगर 700 के ऊपर जिसका सिविल स्कोर है उन्हीं लोगों को इन्होंने 88% ऑफ पूरा इन्होंने अपना एयूएम बांट रखा है, और जो कि पहले 84% था। तो उस हिसाब से अगर देखें, और जब हम बात करते हैं कि पूरा मार्केट साइज क्या है, तो इन्होंने ये तक बता रखा है कि जो 5 से 30 लाख का जो मार्केट है लोन वाला, वो लगभग 4 लाख करोड़ का है, और अभी इनका 10,000 करोड़ का बुक है। तो एक किस्म से ग्रोथ का जो इनको लीवे मिलता है या जितनी बड़ी ये लोन बुक ले जा सकते हैं, वो काफ़ी अवेलेबल रखा हुआ है मार्केट में। और ये मार्केट खुद 25% से ग्रो कर रही है, खुद 30% से ग्रो कर रहा है। 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप, ये भी 10,000 करोड़ पे बैठे हैं। और एक थोड़ा सा इन्होंने गोल्ड में भी जाके थोड़ा सा, क्योंकि वो सिक्योर्ड रहता है, गोल्ड बैक रहता है, तो उन्होंने जाके वहाँ पे चालू कर दिया है। अब हम देखते हैं थोड़ा एसेट क्वालिटी नंबर, क्योंकि मेन बात होती है कि आपकी क्वालिटी कैसी है।
ये ग्रोथ में या जो आप क्रेडिट जैसे लोग को दे रहे हो वो लोन की क्वालिटी कैसी, मेरा पैसा वापस आ रहा है कि नहीं, क्योंकि वरना ग्रोथ करने का कोई फ़ायदा ही नहीं बनता है। तो अगर हम देखें तो थोड़ा सा 1+ डीपीडी बकेट, मतलब कितने लोगों ने अपनी जो ड्यू डेट थी वो क्रॉस कर दी, वो होता है डीपीडी बकेट। कि कितने लोग टाइम पे लोन नहीं दे पाए या ईएमआई अपनी पे नहीं कर पाए, तो उसमें थोड़ा सा बढ़ा है। पर 30+ डीपीडी बकेट भी थोड़ी सी बढ़ी है, वो लगभग 8.72% हो गई है, जो कि 6.33% थी, 8.12 पिछले बार थी। तो अगर हम देखें तो वहाँ से थोड़ा सा इनका ये थोड़ा तो एसेट क्वालिटी में गड़बड़ आई है, हल्की फुल्की आई है। बट क्या वो बहुत ज़्यादा चेंज है? तो कॉन कॉल में इन्होंने बोला कि वो अभी इसको रिवर्स नहीं कर पा, ऑल दो दे आर मेकिंग फुल अटेम्प्ट कि उसको रिवर्स कर दे, और वो ग्रोथ तभी लेंगे जब एक बार ये चीज़ें रिवर्स हो जाएं। पर इन्होंने बोला है कि जो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में है तो चीज़ें काफ़ी इंप्रूव हो गई हैं, और जब तक आप देखेंगे कि डीपीटी बकेट इनकी 1+ डीपीटी बकेट इनकी बेटर नहीं होगी या रिवर्स नहीं हो जाती है, तब तक ये उस स्पीड में डिसबर्समेंट की ग्रोथ करने नहीं आएंगे। तो अगर हम देखें तो टोटल इनकम 33-34% बढ़ी है। अब जो है हम तो इसको अगर डिटेल में समझे तो अब इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने लगा है। ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है कि जब मेरी जो कमाई होने लग जाए वो खर्चे जितने बढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा होने लग जाए। तो अगर मेरी कमाई ज़्यादा होने तो मेरा जो प्रॉफिट है ना वो ज़्यादा होने लगेगा। तो उस हिसाब से अगर इन्होंने देखा तो थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग लेवरेज अब चीज़ें मिलने लगी है, रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ने लगी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15% क्रॉस, लगभग 14% क्रॉस कर गई। और जब मैंने आपको बताया कि जब मैंने दो आईपीओ के समय आए थे ये इन्वेस्ट करते थे, तब लगभग 10-11% के बीच, 10.8% के ऑलमोस्ट लगभग रिटर्न ऑन इक्विटी चलती थी। तो अब वहाँ से इनका धीरे धीरे था कि ये ऑलमोस्ट 14-15-16% पे रिटर्न ऑन इक्विटी पे जाएंगे, तो वहाँ ये पहुँच रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं 3 साल या 2 साल से, जब से मैं इस कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ, अगर मैं देख रहा हूँ तो मेरे को जो पैरामीटर्स हैं वो सही दिख रहे हैं। कई जब पिछले साल जब जो एमएसएमई में जो लोन बट रहे थे या जो कंपनीज बांट रही थी, जब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे कि हमसे अब साइकिल नहीं इम्प्रूव देखी जा रही है, हम उतने अच्छे से बांट नहीं पा रहे हैं, बहुत उन्हें हेफ्टी लॉसेस लेने पड़ रहे थे, तब इनकी जो ग्रोथ थी वो तब भी 5 से 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रही थी। 28 से 30% से ये लगातार बढ़ाए जा रहे थे। और एसेट क्वालिटी थोड़ी, तो जब पूरी इंडस्ट्री खराब हो रही तो थोड़ा इनका भी खराब होगा, पर सब चीज़ एकदम कंट्रोल सीजन में चल रहा था। तो उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि कंपनी में एक काफ़ी अच्छा चीज़ें मिलती हैं। और अगर हम पीपीओपी देखें, पीपीओपी क्या होता है कि मैं आपका पैसा रख के, जो में बैड लोन्स हो रहे हैं, अगर उसको हटाऊं तो मेरा कितना कमाई हो रही है, तो वो लगभग 37% बढ़ गई है इस बार। तो ये प्योर ऑपरेटिंग लेवरेज का हो रहा है। और जैसे ही आप देखेंगे पीपीओपी जो अभी क्रेडिट कॉस्ट, या फिर आप देख रहे हैं कि जो बैड लोन्स हो रहे हैं थोड़े ज़्यादा अभी हो रहे हैं, क्योंकि सेक्टर में एक उतना अच्छी स्ट्रेंथ नहीं है या डाउनटर्न की तरफ है। तो जैसे ही आप देखेंगे कि ये जो सेक्टर में थोड़ा सा वापस चीज़ें सही होने लगेंगी, आरबीआई के काफ़ी मेजर्स आए हैं, या फिर अगर हम देखें कि कर्नाटक में इनकी बुक 12% है, अगर वहाँ पे थोड़े बेटर मेजर्स आए जो कि एक क्वार्टर में ख़राब हुई, तो कॉन कॉल में इन्होंने बोला है कि वो एक दिक्कत तो हुई है। वो इन्होंने एक चीज़ मेंशन करी है कि पहले इन्हें लगता था कि सिर्फ शायद अपने पैसे वापस नहीं आएंगे, सिर्फ ये रिस्क होता है, बिजनेस रिस्क हो जाता है। पर पहली बार हमें पता लगा है कि कैसे पॉलिटिकल रिस्क भी आ जाता है इस सिस्टम में। तो पॉलिटिकल रिस्क की कोई भी गवर्नमेंट ने आके कुछ मेजर्स लगा दिए हैं, तो उस हिसाब से तो इनको उन्होंने बोला है कि उस चीज़ को थोड़ा सा कन्वर्ट करने में इनको थोड़ा सा वक्त लगेगा, उस चीज़ को कई क्वार्टर्स लग जाएंगे कर्नाटक के करने को। कर्नाटक में ये यूपी के बाद कर्नाटक ही इनका सेकंड मोस्ट ल्यूक्रेटिव जगह थी जहाँ पे ये कर रहे थे। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो थोड़ा जो वहाँ पे जो दिक्कतें आनी है उस कारण से जो टॉप लाइन, जो बॉटम लाइन आप देखेंगे, जो प्रॉफिट है वहाँ पे वो चीज़ें उतनी ज़्यादा ट्रांसलेट नहीं हो पाई हैं। पर आरओई और आरओए दोनों अच्छी जगह से मूव कर रहा है, और आरओए लगभग इनका 4.5% क्रॉस कर गया है। अब 4.5 और 14.09 आरओई, आरओई का क्या मतलब है? अब अगर हम देखें तो आरओई आप ऐसे बढ़ा सकते हो कि आप लेवरेज ले लो। लेवरेज क्या होता है कि बैंक और एनबीएफसी अलाउड होते हैं कि मेरे पास अगर 100 रुपये में 500 रुपये का लोन दे दूँ, और इंडस्ट्री में ये बहुत ही कॉमन है। और इन्होंने बोला कि हमारे जो लेंडर्स हैं, जैसे इनका मेन लेंडर जो है वो आईसीआईसीआई बैंक इनका काफ़ी अच्छा, जहाँ से इनको थोड़ा सा कॉस्ट अच्छे मिल जाता है। तो चार पर ये अभी भी दो दो के आसपास है। तो अगर ये सिर्फ अपना लेवरेज भी बढ़ा दें तो आरओई इनका काफ़ी हिट हो जाएगा। ऑल दो इन्होंने आरओई पे कॉन कॉल में क्या टारगेट है इन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है, बट वो एक बहुत ही ईजी है जो कि अभी इन्होंने यूज़ नहीं किया है।
तो अगर मैं देखूँ कि अगर 4.5% का ये आरओ ही रख रहे हैं और ये लगभग 3 या 3.5 गुना भी अपने आप को करके चले जाते हैं, चार 4.5 गुना भी करने अपने चले जाते हैं, तो आप देखेंगे कि वेरी इजी है 16-18% का आरओ या जनरेट हो जाएगा इनका भी। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो अच्छा रिजल्ट आया अब मैनेजमेंट की तरफ से, और जो हम रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, अगर सेक्टर में ही हेडविंड है या थोड़ा ग्रोथ उतना अच्छा नहीं है, तो आप ऑब्वियसली ये चीज़ तो एक्सपेक्ट करेंगे कि इनका रिजल्ट पूरे इंडस्ट्री से एकदम अलग तो नहीं हो सकता है। तो आपको बेस्ट प्लेयर ही चुनना है। आप इंडस्ट्री से या सेक्टर से पूरा अलग अलहदा रिजल्ट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको एकदम ही कि बाकी सेक्टर में डाउन टर्न है, आप सोचें कि पूरा ही इसका रिजल्ट उल्टा आ जाए। तो हमें सेक्टर वाइज रिजल्ट को अगर हम देखें तो सेक्टर वाइज इस कंपनी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। कोई हमें वैसी जो दिक्कत हमने एस्टिमेट की थी वही दिक्कतें हैं, और एज सच हमें कुछ बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ की बहुत ही ज़्यादा ऑल दो जो एसेट क्वालिटी, अगर हम एसेट क्वालिटी का मैनेजमेंट इनका बहुत अच्छा है। एक डिफरेंस होता है कि एसेट क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी, एसेट क्वालिटी अगर आप अच्छी जानिए तो बजाज फिनेंस है, चोला चोला है, पर वहाँ पे भी आपको थोड़ी दिक्कतें दिखी हैं। पर एसेट क्वालिटी के टर्म्स में ऑल दो एचडीएफसी बेस्ट नहीं है इंडस्ट्री में, बट इसका मैनेजमेंट जो है या मैनेज करना इस रिस्क को, वो इनका ऑल दो बहुत ही अच्छा है। तो हम अगर देखें तो जीएनपीए जो है वो 2.77% रहा है, वो भी बढ़ा है थोड़ा सा। एनएनपी अगर हम देखें तो वो थोड़ा घटा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे थोड़ा बेटर हुई है, पर बेस्ट ऑफ एसेट क्वालिटी तो इनके पास नहीं है। ऑल दो छोटा लोन बुक है, तो हम इतना भी ज़्यादा एक्सपेक्ट शायद नहीं कर सकते हैं कि आप अगर देखें कि बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ द ब्लू मून हो जाएगा। तो पर हम थोड़ी सी अभी कॉन कॉल पे भी बात कर लेते हैं कि कॉन कॉल में क्या क्या चीज़ें हमें एज सच देखने को मिली हैं, या फिर और क्या थोड़ा सा हम इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं कि क्या इन्होंने बोला है। तो अगर इन्होंने बोला है कि इंडिया में जो है तो लो वॉलेटिलिटी इंटरेस्ट रेट पे हम जा चुके हैं। अब लो वॉलेटिलिटी इंटरेस्ट रेट होता क्या है? लो वॉलेटिलिटी इन्होंने बोला कि हाई इंटरेस्ट रेट उतना ज़्यादा हर्ट नहीं करता है एज कम्पेयर जितना आप हाई वॉलेटिलिटी इंटरेस्ट रेट में। कि अगर मैं बोलूँ कि अगर जैसे आपने टर्की में देखा हो कि इंटरेस्ट रेट 14%, 18% जाता है, ब्राज़ील में जाता है 14 और 15%, फिर 8-9 गिरता है, फिर 10-12 जाता है, इसको हम बोलते हैं हाई वॉलेटिलिटी। पर अगर आप इंडिया में इंटरेस्ट रेट देखें, या आप यूएस में इंटरेस्ट रेट देखें, या आप यूरोप में इंटरेस्ट रेट देखें, तो क्योंकि मैं एक इंटरेस्ट रेट का ट्रेडर हूँ, तो और तो मेरे को इस चीज़ के बारे में एक बेटर नॉलेज है, तो थोड़ा मेरा कॉम्पिटेंस एरिया है। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट बहुत ही टाइट रेंज में रहता है। एक फेड या सेंट्रल बैंक एक बहुत ही या ऊपर जा रही होती है साइकिल, तो आप 3-4 साल की देखते हैं साइकिल ऊपर की तरफ है, और या फिर अनटिल एंड अनलेस एकदम सिनेरियो कोई कोविड या हाउसिंग फाइनेंस क्राइसिस ना आ जाए, आप देखेंगे कि काफ़ी एक स्मूथ या प्रेडिक्टेबल साइकिल होती है। तो ये प्रेडिक्टेबल साइकिल होनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर उन्होंने यही बोला कि ये जो है अगर हम देखें तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम एक लो वॉलेटिलिटी इंटरेस्ट रेट में रहें, कि इंटरेस्ट रेट कम हो या ज़्यादा हो उससे नहीं, पर एक लो वॉलेटिलिटी होनी चाहिए, उससे हमें बुक्स असर रहती है। और उन्होंने ये भी बोला कि हम जा रहे हैं थोड़ा सा कि हम एक शायद लंबे समय के लिए इंडिया, अभी तक हम एक काफ़ी हैवी इंटरेस्ट रेट पे रहते थे, हाई इंटरेस्ट रेट पे, पर अब शायद हम एक लो इंटरेस्ट रेट की तरफ हम जा रहे हैं, और शायद हम लो इंटरेस्ट रेट में रहेंगे। एक इन्होंने फिलोसफिकली एक चीज़ बोली है कि माइक्रोस्कोप में अगर हम देखें, पर हमें जो मेन चीज़ है, हमें एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिल जाए तो उसमें ज़्यादा बेटर चीज़ें होती हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेंड मिले तो वो चीज़ें बेटर मिलती हैं। उन्होंने बोला कि माइक्रोस्कोप के दुनिया के अंदर के नीचे दुनिया कम अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू टेलीस्कोप। तो आप अगर टेलीस्कोप से चीज़ देखें, गैलेक्सी देखेंगे, तो वो बहुत ही सुंदर दिखेगी एज़ कम्पेयर टू अगर माइक्रोस्कोप के नीचे चीज़ें देखेंगे। तो उस हिसाब से अगर आप चीज़ें देखें तो इन्होंने बोला कि एक टेलविंड है इस सेक्टर में कि 5 से 30 लाख रुपए के लोन वाले में, वहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ है 24 से 25%। बीच में कुछ क्वार्टर्स में चीज़ें होंगी, ख़राब होंगी, अच्छी होंगी, उसको हमें थोड़ा सा टेलविंड रखना है। पर अगर हम ब्रॉडर चीज़ को एस्पेक्ट रख के धीरे धीरे हर चीज़ को ग्रोथ के साथ करके बेटर करें, तो वो चीज़ हमें थोड़ा सा बेटर मिलेगी। आरओए जो है 14%, उसके बारे में हमने बात कर ली है। उसके बाद पीसीआर जो है प्रोविजन कवरेज रेशियो, वो इनका लगभग 46% है। वो होता है कि आप कितना परसेंट जो बैड लोन के लिए अपनी प्रोविजनिंग कर पा रहे हो।
तो लगभग इनका 46% है। उन्होंने बोला कि हम इसको लगभग 40% के ऊपर ही रखना चाहते हैं। और बाकी जो इन्होंने इस बार से नया कर दिया कि 7 लाख के नीचे इन्होंने लोन देना अब बंद कर दिया, तो 7 लाख के नीचे अब इन्होंने लोन नहीं दे रहे हैं। उसके बाद हम देखें तो इनका थोड़ा कॉस्ट, क्रेडिट कॉस्ट में भी थोड़ा इंक्रीज आया। क्रेडिट कॉस्ट होता है कि मेरे कितना जो मेरा लोन है वो एनपीए हुए हैं, तो जितना ज़्यादा वो होगा उतना ज़्यादा मेरा क्रेडिट कॉस्ट बढ़ जाता है, तो वो भी थोड़ा सा इन्होंने बढ़ा है। और फिर अगर हम देखें स्प्रेड्स जो है वो 9% के आसपास आ गया, यील्ड इनकी 18% है, स्प्रेड 9% आ गया, तो उसको उन्होंने बोला कि शायद अब ये इससे ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पे ये थोड़ा, और ओपेक्स में जो इनका जो गिरावट है, जितना ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर ये कर रहे हैं अपॉन एयूएम, अगर ये ओपेक्स टू एयूएम घटता है तो वो इसका मतलब होता है कि आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, मतलब आपको जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा आने लगेगा। तो ओपेक्स टू एयूएम तो इनका घट रहा है, पर जो दिक्कत आई कि वो प्रॉफिट में इस बार ट्रांसलेट क्यों नहीं हो पाया। आरओई बढ़ गया, ओपेक्स टू एयूएम बढ़ गया, पर जो थोड़ा आपका क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया, इस कारण से थोड़ा जो एनपीए इनके बढ़ गए, उसके कारण से थोड़ा थोड़ा जो था उस हिसाब से इनका थोड़ा सा रिजल्ट जो है आप फुल देखेंगे कि फुल जो ट्रांसलेट नहीं हो पाया उस हिसाब से। अब इन्होंने 20-25 लगभग ब्रांचेस भी इन्होंने खोलने का बोला है कि 20-25 ब्रांचेस ही लगभग खोलने जा रहे हैं, और लगभग 220 ब्रांचेस हैं, 185 ब्रांचेस में ये गोल्ड भी देते हैं, तो उस हिसाब से इन्होंने देख रखा है। और बाकी इन्होंने बोला कि लगभग इनकी जो 60% ब्रांचेस हैं जितनी भी हैं वो 3 साल से पुरानी हो गई। एक बार 3 साल से पुरानी ब्रांचेस हो जाती हैं तो लगभग वहाँ से इनको 60 से 65 करोड़ का एयूएम भी हो रहा होता है, और वो 15% एयूएम के ऊपर डील कर रही होती हैं। और 25% ब्रांच इनकी 1 से 3 साल पुरानी है, वहाँ पे 25 करोड़ रहता है, और 15% ब्रांचेस से 12% है। तो जैसे जैसे ब्रांचेस भी पुरानी हो जाती है तो वो वहाँ पे भी आरओई आपका जो है बढ़ने लगता है। इनका कहना था कि 40 करोड़ के ऊपर जैसे ही एयूएम उस ब्रांच में हो जाता है तो आरओई 15% के ऊपर मेरे को आने लगता है। तो जैसे जैसे अब जो 1 साल पुरानी है, 2 साल 3 साल पुरानी है, वो भी जितनी ज़्यादा ब्रांचेस ऊपर जाती रहेंगी वो आरओई बढ़ा रही होंगी, तो वहाँ से भी आप देखेंगे कि आरओई आएगा। तो जैसे आरओई बढ़ेगा, अब इनके पास ब्रांचेस पुरानी है वहाँ पे आरओई बढ़ेगा, प्लस जैसे ये लेवरेज बढ़ा सकते हैं वहाँ से आरओई बढ़ेगा, जैसे ही एनपीए इनके कम होने लगेंगे वहाँ से भी आप देखेंगे कि आरओई बढ़ेगा। तो एक किस्म से ऑपरेटिंग लेवरेज आगे पीछे दाएं बाएं कहीं ना कहीं इनका किक इन होने लगेगा आसपास से, और एक किस्म से 25 से 30% का ग्रोथ। तो इस हिसाब से एसबीएफसी फाइनेंस का हमने पूरा इस बारी एनालिसिस कर दिया, बिजनेस मॉडल से लेके कहाँ से शुरू होके कौन कौन में क्या हुआ, पूरे Q2 रिजल्ट का बहुत ही एक इलेबोरेटिव वीडियो था। शायद इसके बाद आपको एसबीएफसी फाइनेंस के बारे में जानने की कुछ नीड नहीं पड़ेगी, और अगले क्वार्टर में जैसे रिजल्ट आते रहेगा हम और इस बारे में डिस्कस करते रहेंगे कि इम्प्रूवमेंट कहाँ जा रहा है या कहाँ जा रही है इस ग्रोथ को लेके ये कंपनी। और अगर कोई भी हमें डाउन साइड दिखेगा या चीज़ें हमें नेगेटिव साइड में जाते दिखेंगी तो ऑब्वियसली हम उसको फ्लैग करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हम जैसा भी होगा सिनेरियो में हम स्टॉक बेचेंगे या बढ़ाएंगे, उस हिसाब से हम ये चीज़ करेंगे। सो थैंक यू सो वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगर चीज़ें पसंद आई तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर लिखें, और आप ज़रूर ऐसे इंसान को ये वीडियो भेजें जो एसबीएफसी फाइनेंस में आपको लगता है पैसा डाला हुआ है, या अगर आप एनबीएफसी सेक्टर में बहुत इन्वेस्ट किए हैं या आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इस हिसाब से काफ़ी एलेबोरेटिव हमने उस पर डिस्कशन किया है। सो थैंक यू सो वेरी मच।